बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मौका दिया है। 27वीं आईनी तरमीम जो आज ऐवान में ले हुई है उसके हवाले से बात करने के लिए आज हमारे पास ये तरमीम आई है बाकायदा। कल ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर हुई है। कुछ वक्त से इस तरमीम के हवाले से बात हो रही थी, बल्कि मैं कहूँगी कि कुछ महीनों से क़यास आराइयाँ थीं कि कोई तरमीम आ रही है और हमने बार बार मीडिया को ये बताया कि हमारे इल्म में इस तरमीम के हवाले से कोई इत्तला नहीं, ना हमें ऑफिशियली बताया गया, लिहाजा हम किसी भी स्पेक्यूलेशन पर रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर कुछ रोज़ कबल हमारे पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के पास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपनी टीम के साथ तशरीफ़ लाए। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाकायदा तौर पर एतमाद में लिया और उन्हें बताया कि ये प्रपोजल्स हैं जो हम 27वीं आईनी तरमीम में लाना चाहते हैं। 3 नवंबर था जब हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो खुद इस ऐवान का हिस्सा हैं, उन्होंने 3 नवंबर को एक्स अकाउंट पे जो अपना है उस पर एक पोस्ट डाली जिसपे उन्होंने बताया कि इस तरह वज़ीर आज़म साहब आए हैं और इन नुकात पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल करना चाहते हैं। तो ये तो मैं समझती हूँ कि एक ऐसा कदम था जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान तो हमेशा ये बात करते हैं कि शफाफियत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो हमारी जमात से नहीं भी थे और जो हमारे क्रिटिक्स भी थे, उन्होंने भी इस बात को सराहा कि बिलावल साहब ने फ़ौरन उस पोस्ट के ज़रिए तमाम लोगों को एतमाद में लिया और बताया कि इस तरह का प्रपोज़ल बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी के सामने आया है। इसके बाद चेयरमैन साहब ने खुद अपने उस पोस्ट के अंदर 6 नवंबर की एक हमारी जो सीसी का ऐलान किया कि सदर मुमलिकत कतर के दौरे पर हैं और वापस आते ही वो 6 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हाईएस्ट फोरम है डिसीजन मेकिंग, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया गया। और इस बात को भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी है कि सदर मुमलिकत कतर के दौरे से वापस आए, एयरपोर्ट से सीधा वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में तशरीफ़ लाए। तो सर, हम सिर्फ अपनी इस कमिटमेंट का इजहार यहाँ पर दोहराना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान के आइन में एक कोई प्रपोजल आ रहा है 27वीं तरमीम की शक्ल में, तो वो इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि इस पर हमें अपनी पार्टी की जो आला क़यादत है उसने फ़ौरन एग्जीक्यूटिव कमेटी जो पार्टी की है उसका इजलास बुलाया। मुझे नहीं पता कि ये प्रैक्टिस किसी और जमात ने की या नहीं की, लेकिन मैं सिर्फ अपनी जमात की एक वर्किंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पहले पब्लिक को एतमाद में लिया गया उस एक्स पोस्ट के ज़रिए और उसके बाद अपने तमाम जो मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के उनको बुलाया गया। एक हम टेबल पे बैठे। सर, वो एक दिन की मीटिंग नहीं थी या वो चंद घंटों की मीटिंग नहीं थी, वो मीटिंग 2 रोज़ चली है। वो एक दिन में हम डिस्कशन मुकम्मल नहीं कर पाए, लेकिन एक दिन के इस इख्तिताम पर खुद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने मीडिया को ब्रीफिंग दी, अपडेट दी कि क्या डिस्कस हुआ है और दोबारा कल हम इस मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो आई जस्ट वांट टू शेयर द काइंड ऑफ सीरियसनेस एंड कमिटमेंट दैट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज शोन टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट वाज brought to us by the government on a certain date। तो ये तो हमारा एक तरीका था। अब सर, क्योंकि ये यहाँ ले हो चुका है, इससे कबल सेनेट में ये ले हुआ, उसके बाद फौरन, एंड आई वांट टू अप्रिशिएट यू पर्टिकुलरली हियर बिकॉज हमारी जो एडवाइजरी की मीटिंग थी जिसके अंदर तमाम लोग मेंबर्स हैं बशमूल अपोजिशन के, ये वहाँ पे आपने इत्माद में लिया था तमाम लोगों को कि जी पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा और दोनों हाउसेस की कमेटी मिलकर
जो ही ये अमेंडमेंट सामने आएगी, ऑफिशियल ड्राफ्ट सामने आएगा, तो दोनों हाउसेस की जो कमिटीज़ हैं लॉ एंड जस्टिस की, जो दीगर लेजिस्लेशन को भी देखती हैं, वो फौरन बैठेंगी और इस पर सहर हासिल बहस होगी, जिसमें तमाम अरकान जो इसके रुकन हैं या अगर किसी और को इंटरेस्ट होगा तो वो भी इसमें आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस इसमें जमा करा सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं. सो आई थिंक दिस वाज इट्स अ वेरी गुड आइडिया फ्रॉम योर साइड, क्योंकि आपने इसको एक, मैं समझती हूँ, ओपननेस जो आपने इसमें शो की है पार्लियामेंट्री फोरम्स को एंगेज करने की, वो काबिले तहसीन है. सर, इसके बाद सेनेट के अंदर भी ये आ गया, ले हुआ, ये मीटिंग्स हुई और मैं जानती हूँ हमारे ऑनरेबल कॉलीग्स जो इस कमेटी का हिस्सा थे नेशनल असेंबली से या सेनेट से, उन्होंने long hours, these were marathon meetings, these meetings went on for many hours. रात को ये फारिग होते थे और यकीनन बड़ा एग्जॉस्टिव ये पूरा प्रोसेस था. इसमें बैक एंड फोर्थ भी हो रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी लीडरशिप से भी बात करनी थी, कोई मेंबर कोई राय देता था, कोई जमात कोई राय देती थी. तो ये एक प्रोसेस था जो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में ही फॉलो होता है. हमारे कुछ साथियों को अनडेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में भी काम करने की आदत है. मुझे याद है कि मरहूम जनरल मुशर्रफ के सबसे बड़े हामी जो हैं वो उस तरफ बैठे हैं. उनके रेफरेंडम में जो पोलिंग एजेंट से लेकर वोटर हो या कैंपेन चलाना हो, वो इनके जिम्मे था. तो मैं समझ सकती हूँ कि जमहूरी प्रोसेसेस को ये नहीं समझते, जमहूरी प्रोसेसेस इनके सर से गुजर जाते हैं. मैं समझ सकती हूँ कि जब ये यहाँ इनको जब हुकूमत दे दी गई थी, बिठा दिया गया था और जब इनका स्पीकर यहाँ बैठा था, जिनका मैं बहुत ज़ाती तौर पे एहतराम करती हूँ, लेकिन बतौर स्पीकर मेरे उनके साथ बहुत इख्तलाफात हैं, क्योंकि वो दर्जनों बिल्स लाते थे और हर बिल जो था उससे पढ़ा नहीं जाता था, सिर्फ कहा जाता था पढ़ा हुआ समझा जाए. अब पढ़ा हुआ समझा जाए, अगर आप पार्लियामेंट को इस तरह के रूलिंग्स देते हैं तो ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक गिराने की बात है. लेकिन पार्लियामेंट का इस्तेहकाक उस दौर में बहुत ज़्यादा गिराया गया, जिस पर मैंने उस वक्त भी एतराज़ किया. मैं आज भी उनका एहतराम करते हुए उनकी उस रवैये और कॉन्डक्ट पे एतराज़ ज़रूर करती हूँ. और आज सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है. अगेन आई वुड से इट्स अ पैकेज. मैनी आर्टिकल्स जो हैं इसमें मेंशन्ड हैं, डिफरेंट नौयत के आर्टिकल्स हैं और मुझे इस बात का पर फख्र है कि इस पैकेज की फाइनल शक्ल तो खैर फाइन ट्यूनिंग के बाद आई है, लेकिन इसके जो खदो खाल हैं वो हमारी पार्लियामेंट, हमारी जो पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है उसमें डिस्कस हुए हैं. सो आई एम अवेयर, एटलीस्ट आई कैन से दैट. आई डोंट नो हाउ मेनी मेंबर्स सिटिंग हियर फ्रॉम डिफरेंट रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज कैन क्लेम दैट, बट आई कैन टेल you that as a member of that executive committee, my leadership took me into confidence as soon as the government took them into confidence about this proposed constitutional amendment draft. सर, सेनेट से पास होने के बाद यहाँ पर पैसेज के लिए एक चीज़ आई है जिस पर हमें बात ज़रूर करनी है. इसमें कुछ चीज़ें किसी को एतराज़ हो सकता है, कोई हिमायत कर सकता है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अपनी जो गुफ्तगू है उसको इस सोच के साथ करें कि ये पाकिस्तान का मामला है, ये पाकिस्तान के आईन का मामला है. मुझे खुशी हुई कि आज बताया गया कि पाकिस्तान के इस आइन में प्रीएम्बल में चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स का जिक्र है. हम बार बार ये कहते थे कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को आप इस तरह जलील ना करें, आप चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को ये ना कहें कि मैं उनको रुलाऊंगा, मैं उनका एसी छीन लूंगा, मैं उनको ख्वार करूंगा, मैं इनकी चीखें निकालूंगा. तो हम चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए ये इज्जत आपसे बहुत अरसे से मांग रहे हैं कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को आप इज्जत दें. आप कहते हैं कानून के सामने सब जवाबदेह हैं और ये जमहूरियत है. तो हम आपको आज भी पूछते हैं कि आपने किस कानून के तहत 3 अप्रैल 2022 को इस असेंबली को डिसॉल्व किया था? आप बताइए. आप भी कानून के सामने उसी तरीके से जवाबदेह हैं.
कल जो मौसूफ यहाँ ये बातें फरमा रहे थे, अगेन मैं उनका जाती एहतराम करती हूँ, लेकिन बतौर स्पीकर उन्होंने वो कुर्सी अपने डेप्यूटी स्पीकर को देकर इस असेंबली को 3 अप्रैल 2022 को डिसॉल्व करवाया। तो आप मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया? आप जवाबदेह हैं ना सिर्फ कानून के आगे बल्कि पूरे पाकिस्तान के आगे, क्योंकि पाकिस्तान के वोटर्स के वोट से वो असेंबली बनी थी जिसको आपने सरहन गैर कानूनी, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर आपने डिसॉल्व किया। आपने अपने दौरे हुकूमत में इस असेंबली को जिस तरीके से चलाया वो बातें दूर नहीं है। हम यहीं बैठे थे, हम उस तरफ थे, और बड़ी बदकिस्मती की बात थी उस दौर के एक बजट सेशन का मैं हवाला दूंगी, जब इस साइड पर बैठी हुई वो जमात हुकूमत के अंदर बजट की किताबें ऑपोजिशन पर फेंक रही थी। मेरे पास सर मैं अल्फाज नहीं थे। इट वॉज द स्टेट ऑफ शॉक दैट वी वर इन, कि यहाँ से मतलब वो पहला बजट था जिस पर गवर्नमेंट ने भी रिएक्ट किया, यानी कि वो शायद अंदर की फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि इस शख्स को ये फॉलो करते हैं उसकी डिक्टेटोरियल माइंडसेट से ये सब वाकिफ हैं। दे ऑल नो कि वो शख्स कैबिनेट मीटिंग्स कैसे चलाता था, अब्रप्टली उठ जाता था कैबिनेट मीटिंग के साथ, कंक्लूड नहीं करता था, लोगों को हाथ नहीं देता था, सरिया में सब जानते। दे नो, जो इज्जतदार आदमी है वो कसम खा के मुझे कहे कि मैं गलत हूं। अगर मैं गलत हूं, देखिए इज्जत और बेइज्जती अल्लाह के हाथ में है। वो किसी इंसान के हाथ में होती तो ना किसी की पगड़ी रहती, ना किसी की चादर रहती, ना किसी का दुपट्टा रहता। ये अल्लाह ने अपने हाथ में ली है। तो लेकिन जो गुरूर और तकब्बुर नाउज़ बिल्लाह हमने उस जमाने में देखा, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो हम इस दौर में देखें। किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन जिन के साथ ज्यादतियां हुई हैं कम से कम आज उसका इतराफ करें। आज माने वो बयानात गलत थे, आज कहें वो गलत था। आप हमें बता रहे हैं फौज के एहतराम की बात। सर, फौज इस स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 93,000 सोल्जर्स दुश्मन की जेलों से आजाद कराए थे। आज भी पाकिस्तान उस एहसान को नहीं भूला। आज भी वो 93,000 जो सोल्जर्स थे वो पाकिस्तान के सोल्जर्स थे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को वो सहरा जाता है। जो हमें कल बांग्लादेश की यहाँ बातें की जा रही थी, शुक्र अदा करें कि ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो थे जिन्होंने कई बातों को उस जमाने में सामने नहीं आने दिया। क्यों? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए। उनको तो 2 टुकड़े मुल्क मिला था, उन्होंने तो इस मुल्क टूटे फूटे पाकिस्तान का उनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी। और ये तोहमतें जो कल लगा रहे थे, मैं उनसे कहूंगी कि तारीख पढ़ें, लेकिन मस्क शुदा तारीख ना पढ़ें, सही तारीख पढ़ें, डिस्टोर्टेड हिस्ट्री ना पढ़ें खुदारा। क्योंकि आप जो आज सीखेंगे, अगर आपने वो न्यूट्रलिटी में नहीं सीखा तो आप कल आने वाली नस्लों का नुकसान करेंगे। अगर आपने प्री कंसीव्ड तरीके से कोई बात पढ़ी या एक टॉक्सिक तरीके से बात को समझने की कोशिश की, तो यू विल ऑलवेज मिसगाइड द जनरेशंस अहेड ऑफ अस। सो सर, आप कल ही इस ऐवान में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की स्ट्रगल, उनकी कुर्बानियों, उनकी जिद्दोजहद के हवाले से एक रेजोल्यूशन हमारे ऑनरेबल कॉलीग्स लाए, जिसे इस हाउस ने यूनानिमसली अप्रूव किया। एंड आई वांट टू आल्सो थैंक दिस ऑगस्ट हाउस। हम सब जानते हैं उस शहीद का स्ट्रगल। जब आपको तारीफ करवानी है तो आप भुट्टो साहब की मिसालें देते हैं, और फिर यहाँ बैठकर जब पीपल्स पार्टी पे हमला करना है तो उसी शहीद के ऊपर आप तनकीद करते हैं। दिस इज अ वेरी रॉन्ग पॉलिसी। अगर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए कुछ किया तो वो हम सब के लिए किया। हर जमात को उसका इदराक है और होना चाहिए। अगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की वजीर आजम होने के साथ साथ पूरी मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम है, तो उसका सेहरा पूरे पाकिस्तान को मिला है, वो इज्जत पूरे पाकिस्तान को मिली है। She has been a global leader and she is recognized across the world. तो जब दुनिया
शहीद बीबी के ऊपर फख्र करती है और आप बतौर पाकिस्तानी आई वुड से ये हमारी बदकिस्मती है कि हम नहीं समझ पाते इन चीजों को। लीडर्स जो आइकॉनिक होते हैं उन्हें पूरी दुनिया में हर मुल्क सेलिब्रेट करता है एंड वी डोंट अंडरस्टैंड। एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई वी डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज हम पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हो पा रहे, बिकॉज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन फॉर द रेकॉर्ड आई वांट टू आल्सो से दैट पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में एक पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था और ये इसका सेहरा सदर आसिफ अली जरदारी को जाता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि भी पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को इतना रखें कि हम पॉलिटिकल डायलॉग कर सकें। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप अपनी राय का इजहार करें, आपको किसी ने नहीं कहा कि आप अपनी बात ना कहें, आप करें, लेकिन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इतना काम रखें कि कल को हम मुल्क के लिए फैसले जो होते हैं उसमें बैठ के बात कर सके। मेरी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, आपने कुछ मेरा जाती तौर पे नहीं बिगाड़ा, लेकिन जब आप इस तरह की बातें करेंगे जो लीडरशिप के लिए होंगी, मुल्क के खिलाफ होंगी, इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ होंगी, बतौर पाकिस्तानी I will want the floor to respond to you all. And sir, responsive जवाब दूंगी। इम्यूनिटी की बात आई है सर, इम्यूनिटी की यहाँ पे बड़ी बात हो रही है, आप उठाएं जरा। बहुत यहाँ पे सर बाज़त के साथ सिर्फ जिन्होंने काला कोट पहना होता है उनके पास नॉलेज नहीं होती है, आम पाकिस्तानियों के पास भी नॉलेज है। और मैं ये बताऊं कि खुदारा कुछ रिसर्च करके आया करें, देखें किन ममालिक में प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी है। बल्कि 2020 के भी रशिया के मैं कवानीन देख रही थी, उधर तो उनकी फैमिलीज को भी इम्यूनिटी है फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रिमिनल एंड अदर केसेस। और इसकी एक वजह है, सर आइन के अंदर जो प्रेसिडेंट का ओहदा है वो ओहदा एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो ओहदा डिसीजंस नहीं बनाता, वो ओहदा पॉलिसीज नहीं बनाता। अगेन ये ओहदा आज जिस शक्ल में है उसका सेहरा भी सदर आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है कि अगर वो 17वीं आईनी तरमीम को जिस तरीके से एक वही डिक्टेटर जिसको आपने रेफरेंडम में जिताया, वही डिक्टेटर जिसके आपने नारे लगाए, वही डिक्टेटर जिसने पार्लियामेंट के सारे इख्तियारात जो है वो कब्जे में कर लिए, उससे छुड़वाए वो सारे इख्तियारात और आसिफ अली जरदारी साहब ने वो सारी पावर्स पार्लियामेंट को वापस दी। अगर आप ही के पसंदीदा उस शख्स के लॉज आज नाफिज होते तो पार्लियामेंट में आप और हम ये बात नहीं कर रहे होते, कभी हमारे पास ये राइट नहीं होता। सो दिस सर आई वांट टू फिनिश सर, इम्यूनिटी प्रेसिडेंट्स को दीगर ममालिक में भी है। आई टेक ऑफेंस टू दिस जुमला कि आई थिंक यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि कहा गया विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, बार बार एक बाकू तरमीम। सो व्हाट इज दिस? अजरबैजान हमारे एक फ्रेंडली कंट्री है, आपने चाइना के साथ ताल्लुकात खराब किए 2014 में, आपने पूरी कोशिश की कि इस मुल्क में जो भी प्रीमियर आए, जो भी हाई पावर डेलीगेशन आए उसका रास्ता रोको, फिर आपने मलेशिया के साथ भी इस तरह के हरकत किए। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला स्सलाह, हय्य अला स्सलाह, हय्य अलल फलाह।
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. जी शाजिया साहबा प्लीज वाइंड अप आई जी सर, फ्यू मोर मिनट्स सर. सर मैं यही कह रही थी कि देखिए फेंड्री ममालिक के साथ बड़े एहतराम के साथ आई थिंक नॉट एवरीबडी ऑन दैट साइड बट देयर मस्ट हैव बीन बैड एडवाइजर्स जिन्होंने ये एडवाइस उस वक्त भी 2014 के धरनों में भी इनको दी होगी कि रास्ता रोक लो. देखिए रास्ता आप किसी भी डिग्निटरी का पाकिस्तान आने पर रोककर किसी एक पार्टी को नुकसान नहीं देते, आप मुल्क को नुकसान देते हैं. सो यू हैव टू ऑलवेज लुक एट द बिगर पिक्चर हियर. ये बिगर पिक्चर जो है ये नहीं देख पाते. सर एक जो बात, एक तो इम्यूनिटी पे मैं कहूँ कि प्रेसिडेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव सच इम्यूनिटी. और मैं यही बात कर रही थी कि उनका जो ओहदा है वो सेरेमोनियल है, एग्जीक्यूटिव नहीं है. और ये एक ऑनर उनको दिया जाता है. अगर उनके ऊपर ये तलवार लटके, अगेन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इज अ रियलिटी इन दिस कंट्री एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एंड होना चाहिए. नैब का इदारा बना किस लिए, इस्तेमाल किस लिए, वो हम सब जानते हैं. इस नैब को आप लोगों ने तो जिस तरह इस्तेमाल किया वो आप भी जानते हैं. नैब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में आती थी, आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले आती थी कि ये केसेस बन रहे, फिर आप लोग भी नैब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे. ये सब हुआ है आपके 4 साल दौर में, किसी से ढक्का छुपा नहीं है. सो हमें लगा कि अगर आप शायद ये चीजें खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आपने तो वो चीजें बहुत खुशी से इस्तेमाल की. सो जब ये चीजें एक माहौल हो तो द प्रेसिडेंट का जो ओहदा है उसको ऑनर ही मिलना चाहिए. कम से कम उसको ये खतरा नहीं होना चाहिए कि भाई जो मैंने जिन चीजों पर दस्तखत किया या जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मेरे पास आए फॉर अप्रूवल और एंडोर्समेंट, उसके करने के बाद मुझ पर और मेरे खानदान पर इस तरह की तलवार लटक रही होगी. सो इट्स जस्ट एन ऑनर फॉर अ सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट. और सर दूसरी बात, मैं जो पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट करूंगी, अपनी जमात को, कि सर हमारे पास एक प्रपोजल आर्टिकल 163A का भी आया था जिसे हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मंजूर नहीं किया. 18वीं तरमीम में जो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स थे उनमें से कुछ वापस लेने का प्रपोजल था. वी डिडंट अप्रूव दैट. और हमें ये ताना पहले मिल रहा था जब ये बात हो रही थी कि जी 18वीं तरमीम को पीपल्स पार्टी छोड़ देगी. हमने पहले भी कहा है वी आर कमिटेड to provincial autonomy, we will remain committed to provincial autonomy. But एक बात बड़ी it was laughable कि पहले हमें 18वीं तरमीम का ताना मिलता था, जब गवर्नमेंट ने 18वीं तरमीम में कुछ चेंजेस की बात की तो हमें ये ताना मिला कि अब हम इसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे. सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि पीपल्स पार्टी पे तनकीद को करने से पहले तनकीद करने वाले समझते क्यों नहीं. सर एक मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर करूंगी. डुअल नेशनैलिटी के ऊपर एक सोचा समझा गलत बयानिया दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो भी आएगा उसकी डुअल नेशनलिटी उसको खत्म करनी होगी. सर दिस इज रॉन्ग, दिस इज फेक न्यूज, दिस इज प्रोपेगेंडा अगेंस्ट दिस अमेंडमेंट. मैं इसको क्लियर कर दूं सर, एक प्रपोजल आया था कि जी सिविल सर्वेंट्स की डुअल नेशनलिटी के हवाले से एक प्रपोजल है जिसके ऊपर बात की जा रही थी, वो अभी भी अंडर डिस्कशन है. बट इट वाज फॉर द सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स. It was not for Pakistanis otherwise. ये गलत बात है. Repeat this because ये भी जो कर रहे हैं वो इंटेंशनली कर रहे हैं. तो लोग जाहिर बात है हमें भी फोन करके पूछ रहे हैं क्या हमें अपनी डुअल नेशनलिटी छोड़नी होगी, क्या हमें अपना नाइकॉप हमारा खत्म हो गया है. सर ये गलत खबरें हैं, ये झूठी खबरें हैं और ये झूठी खबरें जो फैला रहे हैं वो पाकिस्तान के हक में बात नहीं कर सकते. इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग अपनी जो क्रिटिक है या क्रिटिकल ओपिनियन है उसको इस हद तक स्ट्रेच ना करें कि उससे पाकिस्तान की परसेप्शन खराब हो.
आप अपना एकेडमिक व्यू पॉइंट दें, बिल्कुल दें, बल्कि आपको कमेटी में देना चाहिए था। आप कमेटी में नहीं आए। स्पीकर साहब, आप डेलीगेशन में तो पीटीआई को ले जाते हैं, आप इनको कमेटीज में क्यों नहीं ला सके? ये मेरे सवाल आपसे भी है कि ये डेलीगेशंस में तो आपके साथ जाते हैं खुशी से, लेकिन आप इन्हें इन कमेटीज में लाने पर कन्विंस क्यों नहीं कर सके? सर, इन द एंड आई वुड जस्ट से कि 27वीं आईनी तरमीम जो अब आई है, मैं समझती हूँ कि बेशक हमें कुछ कम दिन जरूर मिले हैं, लेकिन हमें पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस से हम गुजर के यहाँ पहुंचे हैं। और मैं अब इस पे नहीं जाऊंगी कि किसने किस जगह क्या किया। आज भी केपी में जिस जमात की हुकूमत, प्लीज नहीं, प्लीज यू टेकन टू मच टाइम, वाइंड अप करें, खोलें। सर, आज भी केपी में जो हुकूमत है वो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ के लोगों के मसाइल जो है उस पर कोई रोशनी नहीं डाली जा रही, क्योंकि आप सब यहाँ बिजी हैं, आप सब पाकिस्तान के खिलाफ बात करने में बिजी रहते हैं या हुकूमत के खिलाफ बात करने में बिजी रहते हैं, लेकिन अवाम पर भी फोकस करें। और मैं इस पर सर कंडेम करूंगी कि यहाँ बैठ के यहाँ इजराइल की मिसालें दी गई हैं। अभी सदर की इम्यूनिटी पे हमें इजराइल की मिसालें दी जाएंगी। आई डोंट थिंक दैट इज एक्सेप्टेबल। थैंक यू सो मच सर।